वेलकम स्टूडेंट्स। सो लेट्स वाइंड अप जर्नल एंट्रीज। आज जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी, बट डोंट कंसीडर चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर के लिए भी काफ़ी टाइम है, 27 to 30 क्वेश्चंस करने हैं, अराउंड 7 to 8 क्लासेस अभी और लगानी है जर्नल में। अभी तो मैंने एंट्री समझाई है सारी, और ये एंट्रीज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। यस, टिप्स पे मैंने आज ओके ये कौन सी एंट्री आपको पता होना चाहिए कौन सी एंट्री है, क्योंकि अमाउंट्स में भी कंफ्यूजन होगी। अगर आपको एंट्रीज में ही कंफ्यूजन रहेगी तो प्रॉब्लम है। चलिए, मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस कैटेगरी आई गेस 6 और 7 है, हार्डली मैटर्स। अब अपने आप कैटेगरी का नाम दे सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी थी रिलेटेड टू गुड्स, फिर कैटेगरी थी रिलेटेड टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी थी हमने, उसके बाद कैटेगरी की थी कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इनकम एक्सपेंसेस की। सो this is the next category, miscellaneous transactions. Entry number 28 I guess, 28. Again ये एंट्री थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। अब नो 27 है, 29 है, आई थिंक 28 है। कल कौन सी एंट्री थी? 28. गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स गिवन एज चैरिटी मेरे पास, और डोनेशन। मैं आइसक्रीम का बिजनेस करता हूँ, मेरे पास एक बेगर आता है, पैसे मांगता है, मैं पैसे नहीं आइसक्रीम दे देता हूँ। टी शर्ट का काम है, मैं अपनी मेड को 3-4 टी शर्ट्स चैरिटी में दे देता हूँ। चैरिटी हमारा खर्चा है। एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स। नहीं, गुड्स और स्टॉक के लिए कौन से अकाउंट ओपन होते हैं? परचेजेज एंड सेल्स। गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है? परचेजेज एंड सेल्स। परचेजेस टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स बेचे नहीं है, चैरिटी में दिए। गुड्स गिवन एज चैरिटी। 29th, गुड्स given as free sample। मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैंने अब आइसक्रीम पार्लर खोला है रेस्टोरेंट के साथ। पहले मैं सिर्फ रेस्टोरेंट का काम कर रहा था, ये ढाबा। अब मैंने आइसक्रीम का भी बिजनेस शुरू किया है, और मैंने अपने वेटर्स को बोल दिया जिसका भी बिल 1000 से ऊपर आएगा उसे फ्री में आइसक्रीम देनी है पहले 15 दिन के लिए। तो जिसका भी बिल 1000 से अबव आएगा उनको डेजर्ट फ्री देंगे हम। ये हमारी होगी फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट। 1 महीने में लोगों को आइडिया हो जाएगा, टेस्ट बन जाएगा कि कैसा डेजर्ट है। उसके बाद मैं ये प्रोसीजर बंद कर दूंगा, मेथड बंद कर दूंगा, पॉलिसी खत्म हो जाएगी। सो एंट्री बनेगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। एडवर्टीजमेंट डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि ये मेरा खर्चा है। आई रिपीट, एडवर्टीजमेंट डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि ये मेरा खर्चा है। और परचेजेस क्रेडिट क्यों हो रही है? क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, एक खर्चा दूसरे में कन्वर्ट हो गया। सेल नहीं है, सेल प्रॉफिट या लॉस पे होती है। 30, अगर मैं अपने गुड्स एसेट बनाने में यूज कर लूं, गुड्स used to create asset। मेरा ब्रिक्स का काम है, मैं ब्रिक्स खरीदता हूँ, ब्रिक्स बेचता हूँ, भट्टा जिसे हम कहते हैं, या ब्रिक्स बनाता हूँ। वही ब्रिक्स मैंने यूज कर ली अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। मेरे सीमेंट का काम है, वही सीमेंट मैंने यूज कर लिया अपने एसेट क्रिएशन के लिए। या मेरे एसी का काम है, जो एसी बेचने के लिए था वही एसी मैंने यूज कर लिया अपनी शॉप पे लगाने के लिए। गुड्स यूज टू क्रिएट एसेट या गुड्स यूज्ड एज एसेट। एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस फिर क्रेडिट हो रही है, रीजन सेम है। एसेट डेबिट हो रहा है क्योंकि खर्चा नहीं है, एसेट क्रिएट हुआ है। खर्चे को कम करके एसेट में कन्वर्ट कर दिया।
अगर आप गुड्स घर पे ले गए पर्सनल यूज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया मेरे ढाबे का काम है या आइसक्रीम का काम है, मेरी वाइफ का मुझे फ़ोन आता है, मेरी मम्मा का फ़ोन आता है, घर पे गेस्ट आ रहे हैं, घर में सिस्टर आ रही है या कोई भी इन लॉज आ रहे हैं, तो कुछ ले आना। मैं घर से, मैं शाम को घर जाते वक्त आइसक्रीम घर पे ले जाता हूँ। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर एवरीवन? ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों? क्योंकि कैपिटल कम हो रही है। परचेजेस क्रेडिट क्यों? क्योंकि बिजनेस से गुड्स चले गए, सभी में परचेजेस क्रेडिट ही हुई हैं, आप देख सकते हैं। 32 गुड्स लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। व्हाट इज एबनॉर्मल रीजन? चोरी हो गई, आग लग गई, बारिश आ गई, पानी पड़ गया, गुड्स खराब हो गए। टेक एन एग्जांपल, लॉस बाय थेफ्ट। जब चोरी होंगे तब क्या एंट्री बनेगी? लॉस बाय थेफ्ट, ए लॉस बाय थेफ्ट। जब गुड्स चोरी होंगे तो एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स चोरी हो गए। फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा और मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा कि मेरे जो गुड्स चोरी हुए हैं मुझे पैसे दो। हो सकता है मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हो, कई बार गुड्स इंश्योर्ड होते हैं, यू नो दैट। 1 लाख के गुड्स चोरी हुए, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे, उन्होंने 80,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया। उसी टाइम पैसे नहीं मिलते, क्लेम एक्सेप्ट होते हैं, उसके बाद पैसे मिलते हैं। ये एंट्री कब आएगी? जब गुड्स चोरी होंगे। ये एंट्री आएगी जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, क्लेम एक्सेप्टेड। जब क्लेम एक्सेप्ट होगा एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट। 1 लाख के गुड्स खराब हो गए, 1 लाख के गुड्स चोरी हो गए, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस। 1 लाख के गुड्स चोरी हो गए, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितने देने को रेडी हो गए? 80। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 80, लॉस बाय थेफ्ट 1 लाख। 1 लाख के गुड्स चोरी हो गए, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस। इंश्योरेंस कंपनी ने 80,000 दिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 80 टू लॉस बाय थेफ्ट 1 लाख। 20,000 का एक्चुअल लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सारे नॉमिनल अकाउंट्स के खर्चे जाते हैं, सारे खर्चे, सारे इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। इससे हमें साल का नेट प्रॉफिट पता लगता है, एक्चुअल में क्या प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, लॉस हुआ 1 लाख का, इंश्योरेंस कंपनी ने 1,10,000 दे दिए। बेवकूफ नहीं है कंपनी, नहीं देगी। बहुत बड़े बड़े एक्चुअरीज बैठे हुए हैं। 1 लाख के गुड्स को आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी ने 80,000 दिया। अच्छा, अगर इंश्योरेंस कंपनी है ही नहीं तो ये एंट्री डालेंगे नहीं, सिर्फ ये एंट्री है, डन। अगर इंश्योर्ड है ही नहीं गुड्स। सी, अब जब क्लेम रिसीव होगा, क्लेम रिसीव, जब कंपनी पैसे देगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। कैश या बैंक, कंपनी कैसे देगी डिपेंड करता है। नॉर्मली चेक से पैसे आते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या चेक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। और अगर चेक हमने लेट जमा कराया तो चेक से इन हैंड अकाउंट ओपन हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट?
नोट, नोट, if goods are uninsured, if goods are uninsured, entry number 32A and 32B will not be passed. अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया ही नहीं, अगर गुड्स इंश्योर्ड ही नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों पैसे देगी? ये आएंगी ही नहीं एंट्री। नंबर 2, दिस, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट इसलिए होती है क्योंकि वो मेरे डेटर बन जाते हैं, उससे हमने पैसे लेने होते हैं। ओके, दिस नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is the account that computes performance of the business at the end of the year. P&L अकाउंट वो अकाउंट है जो बिजनेस की परफॉर्मेंस बताता है कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है साल खत्म होने पर। It computes either net profit or net loss. It computes either net profit or net loss, which is given to proprietor. ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है और जो लास्ट में आता है वो हम प्रोप्राइटर को दे देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। Done. These are the miscellaneous transactions. Go through it once. एक बार go through कीजिए। $32. Now the entry would be 33. Opening entry, opening entry, जब साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, 31 को तो P&L अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई। जब साल खत्म हो जाता है उसके बाद 1 अप्रैल को जब साल दोबारा शुरू होता है तो हम एक एंट्री डालते हैं जिसमें सारे एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंस नहीं होते। तो जब साल खत्म होता है उसके बाद 1 अप्रैल को जब बिजनेस दोबारा शुरू किया जाता है तो ये ओपनिंग एंट्री डालते हैं जिसमें सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। 33, पहले एक्सप्लेनेशन देते हैं फिर एंट्री डालेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, the monetary value of all assets and liabilities are incorporated मतलब शुरू करना, incorporated in the books by passing opening entry। जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो सभी एसेट्स और लायबिलिटीज की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको
कंप्यूट करके बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, और वो होती है एंट्री कुछ ऐसे अलोक लाइक। मैं एज्यूम कर रहा हूं कोई 5 एसेट्स, लैंड अकाउंट डेबिट, सभी एसेट्स आएंगे स्पेसिफिकली। मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और कोई एसेट फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कुछ लाइबिलिटीज, एक और मैंने 5 बोला था, स्टॉक अकाउंट डेबिट। 2, साल शुरू होने पे हमारी सारी देनदारियां क्या होंगी? देनदारी हमारी 2, बैंक लोन, 2 क्रेडिटर्स, 2 कैपिटल बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। जितने भी एसेट्स होंगे इकट्ठे नहीं लिखने, सन्ड्री एसेट्स स्पेसिफिक, और जितनी लाइबिलिटीज होंगी उतनी स्पेसिफिक। और आपको बताया था एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ये हमेशा सेम आएगा। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और टोटल लाइबिलिटीज। इसका नोट दीजिए। नंबर 1, all assets and liabilities should be recorded separately। सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज सेपरेटली रिकॉर्ड होंगे। नंबर 2, टोटल एसेट्स are always equal to total liabilities, that is total assets are equal to liabilities plus capital, external liabilities plus internal liability। हमने पढ़ा हुआ है ये, इसे बैलेंस शीट रूल भी कहते हैं। 10, अगर ये सेम नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है 1 लाख, यहां पे आ रहा है 120, तो हम डिफरेंस डाल देंगे, या तो ऊपर गुडविल या नीचे कैपिटल, जो भी चीज मिसिंग होगी। जैसे अगर ऊपर है 1 लाख, नीचे है 120, ऊपर 1 लाख नीचे 120, तो 20,000 शॉर्ट है, बराबर करना ही पड़ेगा। तो 20,000 का कोई भी एसेट क्रिएट कर दो, गुडविल, कैश, बैंक। प्रैक्टिकल लाइफ में पता होगा कौन सा एसेट है। एज ए स्टूडेंट +1 में हम कुछ भी इज्यूम कर लेंगे और नीचे नोट दे देंगे। और अगर यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 80, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 80, तो 20,000 की कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी कैपिटल ही होती है। Thus, if total does not match, then difference will be posted in any account, important account जो होता है, like कैपिटल, गुडविल, एक्सेट्रा। मतलब ये इसके इक्वल आना ही चाहिए, नहीं आ रहा तो जबरदस्ती करवाएंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वल करेंगे ही करेंगे। दिस इज योर ओपनिंग एंट्री, और इसके बाद वो सारी जर्नल एंट्रीज शुरू हो जाती हैं जैसे हम करते हैं, सभी एंट्रीज वैसे ही वर्कआउट करेंगी। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट, जीएसटी एंट्रीज। मैं इसकी एंट्रीज को सम्स में ही समझाऊंगा जब आपको करवाएंगे, अभी मैं सिर्फ नोट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मैंने 10,000 के गुड्स खरीदे, मैंने 10,000 के गुड्स खरीदे और 2,000 का जीएसटी पे किया, तो मुझे टोटल कितना पे करना पड़ा? 12,000।
तो एंट्री बनेगी लाइक दिस। नॉर्मली एंट्री क्या बनती है, परचेजेस टू कैश, यस और नो। अब यहां पे है 10,000, यहां पे 12,000, तो 2,000 क्या हो जाएगा, इनपुट जीएसटी। जब भी कोई खर्चा हो रहा है तो इनपुट जीएसटी ओपन होगा। लाइक अगर आपने गुड्स खरीदे तो इनपुट जीएसटी, आपने एसेट खरीदा इनपुट जीएसटी, आपने कोई खर्चा दिया और आपको बिल मिला जीएसटी का तो इनपुट जीएसटी। When any expense is incurred, when the goods are purchased, when the asset is purchased, we pay the GST or we owe the GST. तो input GST account is opened. At the time of purchase of goods, जब हम goods खरीदेंगे, परचेज ऑफ एसेट, हम एसेट खरीदेंगे, और एक्सपेंसेस इंकर्ड, कई बार खर्चों पर भी जीएसटी लगता है। जैसे मैं फोटोस्टेट करवा रहा हूं तो जीएसटी पे करना पड़ेगा मेरे को। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट और एक्सपेंसेस इंकर्ड, इफ जीएसटी इज there, then अगर उस टाइम पे जीएसटी है तो इनपुट जीएसटी अकाउंट विल बी डेबिटेड। उस एंट्री में जीएसटी को डेबिट किया जाएगा। आई नो चीजें थोड़ी माउंट अप कर रही हैं, थोड़ी डिफिकल्ट लग रही हैं, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। अकाउंट्स पहले बहुत इजी लगता है, जब हम सम्स करेंगे आपको और इजी लगेगा, बट आपका ये सपोर्ट चाहिए कि आप एंट्रीज को गो थ्रू कर रहे हैं साथ साथ। अब जब आपने 2.3 करना है तो उसमें 27-28 क्वेश्चंस मैंने ही करवाने हैं, प्रैक्टिस सेशन ही है वो। चलिए, तो इनपुट जीएसटी अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट। जैसे लैंड खरीदा तो एंट्री क्या बनेगी, लैंड टू कैश, तो यहाँ पे आ जाएगा लैंड इनपुट जीएसटी टू कैश। क्लियर। सिमिलरली जब हम गुड्स बेचेंगे या सर्विसेज रेंडर करेंगे तो जीएसटी आउटपुट होगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपकी फीस थी 1000, आपसे मैं 1200 ले रहा हूं, क्यों, 200 में आपसे जीएसटी ले रहा हूं। सो वैसे एंट्री बनती है कैश टू फीस 1000, यस। अब मुझे जीएसटी लग गया, मैंने जीएसटी आप पे चार्ज कर लिया, अब आपने मुझे फीस देनी है 1200, कैश में 1200, फीस तो 1000 ही है। 1200 में कैश, फीस 1000, तो बाकी क्या हो गया, जीएसटी कितना, 200। दिस इज आउटपुट जीएसटी। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट और सर्विसेज रेंडर्ड, or services rendered, if GST is there, अगर उस टाइम पे GST है तो then output GST account will be credited. उस टाइम आउटपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर। थर्ड, अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी किया जाएगा, अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी किया जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इफ ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट, मतलब वही स्टेट जो है, इफ ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट, लुधियाना के गुड्स लुधियाना में बेचे, देन CGST and SGST account is opened.
whereas if transaction is interstate, अगर interstate transaction है, लुधियाना के गुड्स दिल्ली बेचे, then IGST account will be opened. अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं पता कि इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है, तो हम इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन एज्यूम करते हैं। इसी में कंटिन्यू, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द प्लेस, हमें पता ही नहीं कि कहाँ गुड्स बन रहे हैं, कहाँ बिक रहे हैं, देन it will be assumed as intrastate। फिर हम इंट्रास्टेट एज्यूम करेंगे, CGST और SGST लगाएंगे, IGST नहीं लगेगा। क्लियर? फिर हम इनपुट को आउटपुट के साथ सेट ऑफ करेंगे। जैसे इनपुट GST है 10,000, आउटपुट GST है 12,000, तो 2,000 GST गवर्नमेंट को देंगे या गवर्नमेंट से लेंगे। मैं लिखवा ही रहा हूं भी एंट्रीज, तो जब सम करेंगे तो आपको पता लगेगा। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, input GST should be set off with output GST। इनपुट GST को आप आउटपुट GST के साथ सेट ऑफ करेंगे, मतलब कैंसिल करेंगे, और जो बच गया वो गवर्नमेंट को देंगे या गवर्नमेंट से लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर गुड्स चैरिटी में दिए जाएं या गुड्स एडवर्टीजमेंट में दिए जाएं तो GST अकाउंट को कैंसिल करना होता है, एडजस्ट करना होता है। जैसे मैंने 10,000 के गुड्स GST पे लिए और वो गुड्स चैरिटी में दे दिए, तो वो GST कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने GST मुझे देना ही नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को, मैंने कौन सा बेचे हैं, गुड्स। नंबर 5, इफ goods are given as charity or withdrawn for personal use, etc. If goods are given as charity or withdrawn for personal use, etc., then GST account should be adjusted। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं ये करते हैं, कैसे करते हैं वो हम बाद में करेंगे, कल परसों जब हम इसके सम्स करेंगे। अभी के लिए दिस शुड बी डन, हाउ इट इज टू बी डन विल डू इट लेटर। क्लियर? गुड इनफ? नाउ बुक्स को क्लोज कैसे किया जाता है, हाउ टू क्लोज द बुक्स। अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ये आगे जाके करेंगे, इस चैप्टर में नहीं करेंगे, बट पूरा प्रोसीजर आपको समझ आएगा तभी सम्स हो पाएंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी सम्स होंगे। Last point, closing of books। Last is
क्लोजिंग ऑफ बुक्स। जब साल खत्म होता है तब अकाउंट्स को कैसे ट्रांसफर किया जाता है? साल खत्म होने पर। ये जर्नल से नेक्स्ट पॉइंट है, बट मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ बिकॉज उसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी। सो वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ इट गोज। क्लोजिंग ऑफ बुक्स। नंबर 1, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होने पर, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे खर्चे और सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, राइट? 2, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस will be transferred to capital account। सभी खर्चों को और सभी इनकम्स को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर P&L अकाउंट से आता है नेट प्रॉफिट, क्या टोटल कमाई हुई साल खत्म होने पर, उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं कि प्रोप्राइटर को वो पैसे मिलेंगे। 3rd, drawings account will be closed by transferring it into capital account। साल खत्म होने पर जितनी ड्राइंग्स हैं, जैसे पूरे साल में मेरी कैपिटल थी 10 लाख, पूरे साल में मेरी कैपिटल थी 10 लाख, प्रॉफिट हो गया 1 लाख और, इसका मतलब ये हुआ, एग्जांपल बना रहा हूं मैं, मेरी कैपिटल थी 10 लाख, प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट 1 लाख और ड्राइंग्स थी 6 लाख। साल शुरू होने पर मेरे बिजनेस में 10 लाख पड़े हुए थे, 1 लाख रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट हो गया और ड्यूरिंग द ईयर मैंने 6 लाख विड्रॉ किए। कैसे विड्रॉ किए? कभी गुड्स निकाल लिए, कभी बेटे की स्कूल फीस पे कर दी, दूसरे बेटे की ट्यूशन फीस पे कर दी, सो काफ़ी सारा घर का खर्चा, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, ये सब ड्राइंग्स है। तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? पहले कैपिटल थी 10 लाख, प्रॉफिट मेरे को मिलेगा 1 लाख, ड्राइंग्स माइनस हो जाएगी 6 लाख। इसका मतलब पता है क्या होगा? नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट को हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ड्राइंग्स विल बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स को भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और मेरी कैपिटल हो गई 5 लाख साल खत्म होने पर, क्लोजिंग कैपिटल। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। साल खत्म होने पर ऐसे अकाउंट्स क्लोज करेंगे हम, खर्चों को डालेंगे P&L में, इनकम को डालेंगे P&L में, उससे निकालेंगे नेट प्रॉफिट जो जाएगा कैपिटल में। डन। All assets and liabilities will be shown in balance sheet। सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में शो होंगी। डन। आई नो थोड़ा पीक पे पहुंच गया, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, आई जस्ट नीड फोकस एंड कंसंट्रेशन। कल से जब हमने सम करने वो चीज़ें इजी होनी शुरू हो जाएंगी। वो 8 से 9 दिन जो हमने सम्स करने हैं, इट विल बी वेरी इजी। आपको खुद फील होगा कि ओके नाउ जर्नल समझ आ गया अच्छी तरह। गॉट इट? नाउ सी 5 कैटेगरी, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप दिस, मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। ये
कितने तरह के खर्चे होते हैं हमारे अकाउंट्स होते हैं मॉडर्न अप्रोच में? एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, राइट। अब ध्यान देना, साल खत्म होने पर सारे एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाता है। सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, सभी तरह के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। सारी तरह की इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी। फिर हम टोटल एक्सपेंसेस करेंगे और टोटल इनकम करेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। इससे आएगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स। दिस, ये सारे एसेट्स, दिस, और ये सारी लायबिलिटीज, दिस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट साल खत्म होने पर। ये साल खत्म होने का प्रोसीजर है। खर्चों को P&L में, इनकम को P&L में, P&L का बैलेंस नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैपिटल में, उसमें माइनस ड्राइंग्स, जो बचा उसको शो करेंगे एसेट्स लायबिलिटीज, इन तीनों को शो करेंगे बैलेंस शीट में, जिसमें टोटल एसेट्स किसके इक्वल आते हैं? टोटल लायबिलिटीज। ये जो मैंने क्लोजिंग ऑफ बुक्स बोला, ये अगर आपको नहीं भी क्लियर हो रहा तो कोई बात नहीं, आगे जाके ये चीज आपको समझ आएगी कुछ 2 से 3 महीने बाद। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी अभी नहीं है, देयर इज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी राइट नाउ। 3 से 4 महीने बाद जब हम सम्स करेंगे फाइनल अकाउंट्स, उसमें ये काम आएगा। I think I have made my point clear. कुछ important notes. ये 2 नोट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं सम करते वक्त। पहला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स ड्राइंग्स होती हैं क्योंकि ये पर्सनल नेचर का खर्चा है। व्हाट इज इनकम टैक्स? घर की इनकम का टैक्स। कॉमर्स विला पर तो जीएसटी चार्ज होगा, तो जो भी इनकम टैक्स पे होगा वो ड्राइंग्स होंगी। तो अगर आपने सैलरी पे की, व्हाट इज द एंट्री? सैलरी टू कैश। रेंट पे किया, व्हाट इज द एंट्री? रेंट टू कैश। वेजेस पे किया, व्हाट इज द एंट्री? वेजेस टू कैश। जीएसटी पे किया, व्हाट इज द एंट्री? जीएसटी टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, व्हाट इज द एंट्री? इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश। इनकम टैक्स पे किया, व्हाट इज द एंट्री? इनकम टैक्स टू कैश नहीं, ड्रॉइंग्स टू कैश। कोई चीज इंश्योरेंस करवाई, व्हाट इज द एंट्री? इंश्योरेंस टू कैश। घर की चीज इंश्योरेंस करवाई तो ड्रॉइंग्स टू कैश। मैंने अपने आप को इंश्योर करवाया तो ड्रॉइंग्स टू कैश। It is important to note that income tax and life insurance premium is of personal nature expense. It is important to note that income tax and life insurance premium is of personal nature expense and hence drawings account is opened while recording this. इनकम टैक्स को रिकॉर्ड करने के लिए ड्राइंग्स अकाउंट में डालेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को रिकॉर्ड करने के लिए ड्राइंग्स अकाउंट में डालेंगे। सेकेंड, अगर बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं तो उसे कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, सेल प्राइस पे नहीं, अनलेस अदरवाइज हम सेल कर रहे हैं। अगर गुड्स चैरिटी में दिए, अगर गुड्स
सैंपल में दिए, एडवर्टीजमेंट में दिए, तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, कौन सी वैल्यू होगी, कॉस्ट प्राइस, नॉट मार्केट प्राइस. Why? Because that is selling price will be recorded only at the time of sale. Note number 2, the last one. Goods are recorded at sale price only at the time of sale. Otherwise, cost price is used for charity, free sample, etc. अगर गुड्स बेचे हैं तो सेल प्राइस पर, अगर गुड्स दिए हैं तो कॉस्ट प्राइस पर. फर्क है, बेचा सेल प्राइस, दिया कॉस्ट प्राइस. क्लियर? ये सारी एंट्रीज, हाउ मेनी एंट्रीज वी हैव डन, अप्रॉक्स 32, 33, 34. ये सारी एंट्रीज आप अच्छी तरह गो थ्रू करेंगे. कल से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. प्रैक्टिकल का तभी फायदा है जब आपको एंट्रीज आती हैं. एंट्रीज को समझ लीजिए, लर्न करना अब आपके लिए बहुत ईजी है. एंट्रीज खुद भी बन जाती हैं, बट जब मैं सम्स कराऊंगा मैं नंबर्स में जाऊंगा, तो जिनकी मैथ्स वीक है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. इसीलिए नंबर्स में हम तब जाएंगे जब आपको एंट्रीज गो थ्रू होगी. अगला लेक्चर तभी लगाना जब आप सारी एंट्रीज कर चुके होंगे. डोंट गेट इनटू दैट लेक्चर. ये ना हो कि मैं एंट्रीज करवा रहा हूं और नंबर्स में आपको कंफ्यूजन हो. नंबर्स में तब जाएंगे, अमाउंट्स में तब जाएंगे जब आपको एंट्रीज आती है. सो गो थ्रू ऑल द एंट्रीज. वंस इट इज डन, move to the next lecture, that would be 2.3 recording sums practice for the journal. Bye bye, take care, namaste.